इसको पढ़ने के बाद मुझे एक बात समझ में आई, और कुछ और भी उपन्यास जो इधर प्रकाशित हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हिंदी की जो उपन्यास कला है वो इधर बदल रही है। बदलाव की दो दिशाएं हैं। आमतौर पर उपन्यास के बारे में ये माना जाता है कि वो महाकाव्य के विकल्प के रूप में दुनिया में आया और वो आधुनिक युग की देन है। महाकाव्य में जिस तरह के जीवन का चित्रण हुआ करता था वो एक व्यापक विशद जीवन था। अगर इतिहास के साथ उसको जोड़कर देखें तो उस खास दौर के इतिहास का समूचा प्रत्यायन महाकाव्य के जरिए हुआ करता था। और ये वो दौर था जब दुनिया आधुनिक नहीं हुई, तब जीवन में भी समग्रता थी, क्योंकि जीवन में जटिलताएं कम थी। जटिल तो जीवन शुरू से ही रहा है, क्योंकि जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया वैसे वैसे जीवन की जटिलताएं क्रमशः बढ़ती चली। लेकिन पूर्व आधुनिक युग तक ये जटिलताएं इतनी भीषण, इतनी संक्रामक नहीं थी। मनुष्य जाति की नियति उसके श्रम से, उसकी मेहनत से तय होती थी, और ये ठीक है कि उस मेहनत के आधार पर समाज जो है दो वर्गों में बटा हुआ है। लेकिन ये जो मनुष्य के बीच के जो संबंध हैं वो आधुनिक युग के आरंभ होने के साथ साथ इतने जटिल हो गए कि महाकाव्य जैसा रूप अब काफी नहीं रह गया और उसकी जगह उपन्यास ने ली। उपन्यास भी जीवन को समग्रता में देखने की कोशिश करता है, लेकिन जीवन की जटिलताएं बढ़ने के साथ, जीवन में या यथार्थ में बिखराव होने के साथ यह भी हुआ कि उपन्यास भी अपने आप को उस बिखराव और बदलाव को समेटने की कोशिश में बदलने लगा। फिर भी मुख्यतः आज से 30, 40, 50 वर्ष पहले तक के हिंदी में जो उपन्यास का एक ढांचा बना हुआ था उसमें प्रयत्न यही हुआ करता था कि जीवन को उसकी समग्रता में देखने की कोशिश किया है। इसलिए ये माना गया कि उपन्यास जो है वो किसी खास दौर के इतिहास को व्यक्त करता है। इतिहास और उपन्यास के बीच ये इस तरह का एक अनिवार्य रिश्ता बना हुआ है। लेकिन हम देख रहे हैं खासतौर से पिछले 30 वर्षों के दौरान, 35 वर्षों के दौरान, 1990 के बाद जीवन बहुत तेजी के साथ बदला है और हम साक्षी हैं, हमारी पीढ़ी इस बात की साक्षी है कि मनुष्य जाति के जीवन में अब तक जितने भी परिवर्तन हुए हैं इन 30-35 वर्षों में उससे कहीं अधिक, कई गुना ज्यादा तीव्र गति के परिवर्तन हुए हैं। और इसके साथ ही जटिलताएं और इस तरह से भी इसको समझा जा सकता है कि जीवन की रफ्तार बढ़ी और इसके साथ ही साथ जीवन में बिखराव आया है। ऐसे बिखराव में मुझे लगता है कि एपिक नॉवेल शायद संभव नहीं है, या कोई बड़ी प्रतिभा होगी जो एपिक नॉवेल लिखे। इतिहास के एक खास दौर को, छोटे दौर को व्यक्त करने की कोशिश इधर के उपन्यास करें। हिंदी में जो बड़े उपन्यास आए हैं पिछले 20-30 वर्षों में, उनमें भी आप पाएंगे कि वैसी महाकाव्यात्मक समग्रता नहीं है जैसे हिंदी उपन्यास के विकास के उस दौर में जब प्रेमचंद जैसे लेखक हुए, या यशपाल जैसे लेखक हुए, या भगवती चरण वर्मा जैसे लेखक हुए। उस दौर को भूल जाएं और आज के इस जटिल आधुनिकोत्तर समय को देखें तो अब उपन्यास की ये नियति है कि वो इस बिखराव को समेटने की कोशिश करे, हालांकि वो हमेशा असफल रहे। इसलिए वो बिखराव को ही व्यक्त करेगा, और जब वो बिखराव को व्यक्त करेगा तो उसके विकास की एक नई दिशा यही होगी कि वो कहानी के समीप आए। तो मुझे लगता है कि रेतीला एक ऐसा उपन्यास है जो हिंदी में एक घटना की तरह है कि इस नए दौर के जीवन को पकड़ने के लिए उपन्यास कहानी विधा के करीब जाता है। आप चाहें तो इसको लंबी कहानी भी कह सकते हैं, और अगर ये लगे कि ये लंबी कहानी नहीं, जरा उससे कुछ ज्यादा है, तो उपन्यास कहने में भी इसको हिचक हो। तो ये लंबी कहानी और उपन्यास के बीच की चीज है। कभी इसको व्यक्त करने के लिए उपन्यासिका जैसा शब्द गढ़ा गया, लेकिन मुझे लगता है कि उपन्यास की कोई छोटी बहन नहीं हो सकती। उपन्यास ही होगा बदले हुए रूप में। इस
तमाम बिखराव को टुकड़ों टुकड़ों में जीवन को समेटने की कोशिश आज हिंदी के उपन्यास कर रहे हैं। और इसलिए अगर कोई बड़ा उपन्यास यानी महाकाव्यात्मक समग्रता का उपन्यास अगर उसकी कल्पना करें तो शायद वो असंभव होता। विनोद कुमार शुक्ल के ही उपन्यासों को लीजिए, उसमें जीवन की समग्रता नहीं है जो बड़ी महाकाव्यात्मक उपन्यास की विशेषता हुआ करता है, उसमें भी जीवन का एक छोटा हिस्सा ही है। तो उपन्यास की ये नियति है कि वे जीवन के खंड रूप को समेटने का प्रयत्न करें, और ये उपन्यास यही करता है। तो हिंदी उपन्यास के विकास की ये एक दिशा है, बदली हुई दिशा, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात ये कि उपन्यास अब यथार्थता को किसी हद तक तोड़ कल्पना के निवेश के जरिए एक नए किस्म का यथार्थ कर रहा है। यानी ये कि पहले ये माना जाता था कि उपन्यास या कहानी जो है वो यथार्थवाद से बंधी हुई है, उससे उसका नाभिनाल संबंध है। लेकिन अब जो कथात्मक रचनाएं इधर आ रही हैं वो ये सूचित करती हैं कि अगर कविता की ही चीज न माना जाए कल्पना को, अनिवार्य रूप से वो कविता का गुण है, तो उपन्यास या कथा के साथ भी उसको जोड़कर कथा की नई संभावनाओं की तलाश की जा सकती है। आनंद का उपन्यास ये भी सूचित करता है कि कल्पना के जरिए भी उपन्यास को गढ़ा जा सकता है या उसको एक नई ऊंचाई दी जा सकती है। ये कला जो है हमको विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यासों में मिलती है। तो कह लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आनंद के उपन्यास जो है वो विनोद कुमार शुक्ल से प्रभावित है। उनकी भाषा के ट्रीटमेंट को लेकर कुछ लोग ये फतवा दे देते हैं कि वो विनोद कुमार शुक्ल की भाषा का विस्तार है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। इसके बारे में उदाहरण देकर बहुत लंबी बहस की जा सकती है। इस उपन्यास ने हिंदी उपन्यास के विकास की उस दिशा की ओर संकेत किया है जहाँ कविता के साथ गद्य जो है एक संबंध बनाता है, आख्यान का एक नई तरह का संबंध बनता है। तो उपन्यास को पढ़ने के बाद मुझे तत्काल यही लगा कि हिंदी उपन्यास के विकास की दो दिशाएं इस उपन्यास के जरिए खुलती हैं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि आनंद के उपन्यासों में ही नहीं बल्कि उनकी कुछ कहानियों में भी आदिवासी जीवन आता है। जैसे उदाहरण के लिए कीला कहानी को लें या कैमरे की आंख से कहानी को लें, वही आदिवासी जीवन है। उस जीवन की वैसी ही सरलता है जिसका जिक्र उपन्यास के शुरू में हुआ है। तो कभी कभी मुझे लगता है आनंद का गद्य पढ़ते हुए कि आदिवासी जीवन जो है वो उनके कथात्मक संरचना का एक नाभिकीय बिंदु है। यहाँ से लहरें उठती हैं वर्तुलों में और फैलती चली जाती है। इस रूपक का इस्तेमाल सियाराम जी ने किया है, लेकिन दूसरे संदर्भ में मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि मूल चीज जो है वो हमारा पूर्व आधुनिक जीवन है जो खतरे में है। कीला कहानी का या कैमरे की आंख से कहानी का जो मैंने जिक्र किया है, वहाँ आप यही पाएंगे कि ये जीवन खतरे में। और जाहिर है कि आधुनिकता के विकास के साथ हमारे ग्रामीण जीवन की संरचना में बहुत तेजी के साथ और भयानक स्तर पर बदलाव हो रहा है। एक पूरा बदला हुआ जीवन पिछले 50 वर्षों के दौरान जो निर्मित हुआ है वही जीवन हम जी रहे हैं। और आगे इस जीवन के विकास की क्या दिशा होगी ये हमारे समाज के आर्थिक ढांचे से तय होगा, जो बहुत तेजी के साथ वैसे ही बदल रहा है। वही हमारे संबंधों को तय कर रहा है, वही उन संबंधों को बदल भी रहा है। तो ये जो बदलाव हो रहा है उससे चलते कई चीजें छूट जा रही हैं। हमारा गांव जो है वो बिखर चुका है शहरीकरण के चलते, और साथ ही साथ ग्रामीण सामाजिक संरचना में पूंजीवादी तत्वों के प्रवेश के साथ गांव शहर जैसे होते जा रहे हैं। गांव की सरलता सादगी अब बची नहीं रह गई। पिछले 30-35 वर्षों के अनुभवों से हम इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ये एक बड़ा बदलाव है जो भारतीय सामाजिक जीवन के ढांचे में हमको होता दिखाई देता है। ये उपन्यास उस पर भी उंगली रखता है। दूसरी चीज जो मेरे ध्यान में आई वो ये है कि आनंद के आख्यानों में, कहानी और उपन्यास में बूढ़े बहुत आते हैं, और बूढ़े जाहिर है कि बूढ़े के रूप में ही आते हैं। और जैसा जयशंकर जी ने जिक्र किया कि बूढ़े जो है हमारे समाज में एक उपेक्षित जीवन जीते हैं, तो आनंद की कहानियों का जो बूढ़ा है वो भी इसी तरह का बूढ़ा है।
या तो वो चिड़चिड़ा है या किसी तरह की विकृति का शिकार है, वो स्वस्थ सहज बूढ़ा नहीं है। ये हमारे समाज की वो स्थिति है जो हमारे सामने प्रत्यक्ष है। तो ये दो चीज़ें उनकी कहानियों को पढ़ते हुए और उपन्यासों को पढ़ते हुए मेरे ध्यान में आई। जब मैंने इसको पढ़ा तो शुरुआत के 2 अध्याय मुझे बेहद आकर्षक। इन दोनों अध्यायों में अप्रतिम गद्य है और अनूठा बेमिसाल गद्य है। अगर हिंदी के श्रेष्ठतम गद्य संरचनाओं में अगर इन 2 अध्यायों को रखा जाए तो मेरा ख्याल है कि मेरी बात शायद अतिशयोक्ति नहीं होनी पड़े। पहला अध्याय जो है, खुशगवार मौसम जैसे लोग और नदी, इसका सुंदर गद्य एक तरह से टेक ऑफ की तरह है। अभी कथा शुरू नहीं हुई है, लेकिन कथा शुरू होने के पहले या नाटक शुरू होने के पहले जैसे नांदी पाठ हुआ करता है, वैसे ही ये नांदी पाठ की तरह है। यहाँ उपन्यास के विकास की या आख्यान के विकास की एक दिशा की ओर इशारा होता है कि आगे क्या होगा। इन दोनों खंडों में, और खासकर जो पहला हिस्सा है इसका मैंने जिक्र किया कि खुशगवार मौसम जैसे लोग और नदी, इस हिस्से में प्रकृति का चित्रण है, लेकिन इस प्रकृति में मनुष्य भी है। और दिलचस्प बात यह है कि इसमें स्वयं प्रकृति मनुष्य की तरह व्यवहार करती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं वो हिस्सा पढ़ूंगा जो शायद सुभाष ने भी पढ़ा था, और मुझे लगा कि प्रकृति के मानवीय व्यवहार को कितनी सूक्ष्मता के साथ, कितनी बारीकी के साथ और कितनी ऐन्द्रिकता के साथ आनंद ने पकड़ने की कोशिश की। मैं उस हिस्से को पढ़ना ठीक समझता हूँ, क्योंकि सुंदर गद्य का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। वो धरण है उस पहले हिस्से में, जैसे समुद्र को सुनती थी नदियां, वैसे ही नदी की वनस्पतियां सुनती थी नदी को। वे नदी के जल में नम रहती थी, नम हो वे सुनती थी नदी को। नदी को सुनती थी मछलियां जो अथक तैरती थी नदी के जल में। नदी के पास मछलियों का जीवन था। घड़ियालों कछुओं की आती रहती थी नदी की आवाज। वे नदी और उसके किनारे को एक मेघ किए रहती थी कि नदी की आवाज से एक मेघ हो सके। नदी की आवाज सुन मेंढकों के कंठ से टर्र टर्र और झिंगुरों के परों से फूटती थी झींग की आवाज जो हवा में गूंजती रहती थी, जिसे सुन नदी का आसपास जागता रहता था। नदी की आवाज शंख, सीपियों, मूंगों, घोंघों, केंचुओं के पास भी थी नदी के जल में। वे नदी की कलकल को ध्यान से सुनते रहते थे कि जल की कलकल ही उनका जीवन था। ये बहुत ही दिलचस्प और साथ ही उतना ही सुंदर गद्य का अंश है, जिसमें प्रकृति के साथ मानवीय संबंधों को हम देख सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं कि किस तरह प्रकृति मानवीय व्यवहार करती है, मनुष्य की ऐन्द्रिकता को उत्तेजित करती है। जैसे मनुष्य अपने इंद्रियों से अपनी दुनिया को महसूस करता है, वैसे ही नदी भी या प्रकृति के जो अंग हैं वो भी मनुष्य की तरह का व्यवहार करते हैं। जाहिर है कि ये एक बेहद सुंदर काव्यात्मक गद्य है। और जब मैं कल्पना के निवेश की बात कर रहा था, तो जाहिर है कल्पना, जिसको कविता का गुण माना गया है, जब वो गद्य का गुण बनता है तो किस तरह विलक्षण सौंदर्य उत्पन्न करता है, वो इस अंश को सुनते हुए भी आप महसूस कर सकते हैं। प्रकृति की चर्चा इसके पहले सियाराम जी ने भी की, और निश्चित रूप से प्रकृति आनंद की के आख्यान कला का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस उपन्यास में भी उसको हम देखते हैं और ये पाते हैं कि प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण करते हुए आनंद एक ऐसी भाषा रचते हैं जो विलक्षण है, एक ऐसी भाषा जो जमीन से ऊपर उठती है और कल्पना की आकाश में जाकर जैसे उसमें लहरें खाती, आकाश में विहार करती हुई सी भाषा, लेकिन जमीन के साथ उसका संपर्क टूटता नहीं। धरती के सौंदर्य को काव्यात्मक भाषा में व्यक्त करने की चेष्टा आनंद की सृजनात्मक कल्पना करती है, और यही वो विलक्षण सौंदर्य उस गद्य के भीतर पैदा करती है, क्योंकि उनके यहाँ भाषा जो है पंख लगाए उड़ रही है ऐसा मालूम पड़ता है, और अकेले नहीं जाती ये कल्पना और ये भाषा, अपने साथ जीवन को, यथार्थ को साथ लिए जाती है।
ये वो विलक्षणता है जो अन्यत्र बहुत कम देखने को मिलती है। अब जरा देखिए कि नदी का जो जिक्र मैंने किया या सुभाष ने किया, उसमें किस तरह की तरंगमयी भाषा का इस्तेमाल हुआ है, वो मुग्ध कर देने वाली भाषा है। तो उपन्यास की शुरुआत इस मुग्ध कर देने वाली भाषा के साथ होती है। जाहिर है कि ये वो भाषा है जो उपन्यास की भाषा नहीं है। उपन्यास को पढ़ने का हमारे यहाँ रिवाज ये रहा है, या उसका जिस तरह का अभ्यास है वो कुछ इस तरह का है कि हम एक सिरे से किसी कथा को आगे विकसित होते हुए देखते हैं, इतिहास की गति के साथ, समय की गति के साथ। बीता हुआ समय जो है वो पीछे छूट जाता है, आने वाले समय के साथ भाषा या गद्य चलता रहता है। यहाँ उस तरह से भाषा नहीं चलती, वो तो तरंग पैदा करती है। जैसा मैंने कहा कि वो एक विहार करती हुई भाषा है। ये उपन्यास की भाषा है, ये कविता की भाषा है। और कविता की भाषा में अगर उपन्यास लिखा जाए तो निश्चित ही वो एक विलक्षण उपन्यास होगा। ये उपन्यास इसीलिए मुझे हिंदी की उपन्यास परंपरा से भिन्न जान पड़ा। अकेला उपन्यास नहीं है, और भी ऐसे उपन्यास हैं जो इस तरह की भाषा में लिखे गए हैं। ये उपन्यास इसलिए पहचाने गए कि इनकी भाषा अलग है। हमारे प्रचलित अभ्यास को ये एक तरह से कहेंगे ठोकर लगाती है और एक नई तरह का अभ्यास विकसित करने की दरकार पैदा करती है। इसलिए हम ये पाते हैं कि आनंद की भाषा में और कई जगह खासतौर से शुरुआती 2 अध्यायों में भाषा की गति जो है वो सहज सरल न होकर वक्र गति है, लहराती हुई सी भाषा है, टेढ़ी मेढ़ी चलती भाषा है, और यही उसका आकर्षण है। दूसरी बात, ये जो आकर्षण है और ये जो लय गति है वो कैसे पैदा होती है? ये पैदा होती है प्रकृति की लय गति के साथ, और ये उसके साथ गुथी हुई है। ऐसा सब कुछ करते हुए शुरुआत के 2 अध्यायों में आनंद जिस जीवन का चित्रण करते हैं उसमें प्रकृति और मनुष्य की एकता की बात कही गई है। और प्रकृति और मनुष्य की इस एकता की खोज करने के लिए आनंद केवल इस उपन्यास में नहीं, चिड़िया बहनों का भाई और उसके अलावा अपनी कहानियों में भी वो बार बार प्रकृति की ओर जाते हैं। उनका आख्यान गाँव की ओर जाता है। आप देखिए कि ज्यादातर कहानियां और उपन्यास जो है वो गांव के जीवन पर है और गांव के बदलते हुए जीवन पर है। वो जीवन जो बदलने के बावजूद कहीं ठहरा हुआ है, जिसकी इच्छा, आकांक्षा और प्यास हमारे मन में है। ये खो जा रहा जीवन है, जो बीत रहा जीवन है या बीत चुका जीवन है, उसको फिर से जैसे वो पुनर्जागृत करते हैं और एक उम्मीद जगाते हैं कि मनुष्यता कहीं अगर बची हुई रह सकती है तो इसी जीवन में। लेकिन उसके बड़े खतरे हैं उसके बाद जो पैदा होते हैं। ये जो आधुनिकता की संरचनाएं हैं किस तरह से उस जीवन को तोड़ रही है, ये उनकी बहुत सी कहानियों का विषय है और यही इस उपन्यास का भी विषय है।